हॅलो मित्रांनो, सर्वात आधी मी तुम्हा सगळ्यांना एक छोटीशी विनंती करू इच्छिते की व्हिडिओ पाहिल्यानंतर कृपया माझ्या चॅनेलला नक्की सबस्क्राईब करा. हे व्हिडिओ बनवण्यासाठी मी खूप मेहनत घेते आणि या माध्यमातून मी माझा खर्च चालवते. जे कोणी माझ्या चॅनेलला सबस्क्राईब करतील त्यांच्यासाठी मी शापासून प्रार्थना करते की त्यांचे आयुष्य खूप सुंदर, समृद्ध, आनंदी आणि सुखी होवो. प्लीज प्लीज माझ्या चैनलला नक्की सब्सक्राइब करा. शोभित बेबी, मेरी आंखों में देखो, क्या तुम्हें इनमें अपने लिए कोई दीवानगी नजर नहीं आती? या तुम आज भी पत्थर बने रहोगे? नाइट क्लब के हल्के अंधेरे और धुआंधार माहौल में सोफे पर लेटा शोभित चौधरी के सीने पर होकी झुक एक बेहद हसीन और मॉडू भरी उंगलियों से उसके गिरेबान के बटन छेड़ते हुए सरगोशी की थी. शोभित के होठों पर एक दिलकश मगर जहरीली मुस्कान फैल गई. उसने एक हाथ से मॉडल की कमर को अपनी पकड़ में लिया और दूसरे हाथ में मौजूद विस्की का गिलास अपने होठों से लगाकर एक ही घूंट में खाली कर दिया. उसकी नजरों में एक अजीब सी बहशत और बेचैनी थी. मोहब्बत और मैं तुम गलत जगह उम्मीद लगा बैठी हो जाने मन. शोभित चौधरी मोहब्बत नहीं करता, सिर्फ खूबसूरत पलों को जीता है. और तुम सिर्फ आज आज रात का हिस्सा हो. कल सुबह मैं कान के पास झुककर कहा, वह लड़की उसकी बातों के जादूंगा भी नहीं. मगर उसी पल मेज पर पड़े शोभित के महंगे फोन की स्क्रीन रोशन हुई और उस पर दादाजी का नाम किसी खतरे की घंटी की तरह चमकने लगा. फोन की लगातार वाइब्रेशन और रिंगटोन ने उस रोमानी और नशीले माहौल का सारा मजा किरकिरा कर दिया. शोभित चौधरी के माथे पर बल पड़ गए और उसने झुंझुलाकर फोन की ओर देखा. मॉडल ने उसे रोकना चाहा. अरे छोड़ो ना शोभित, क्यों अपना मूड खराब कर रहे हो? बजने दो फोन, आओ ना मेरे पास. मगर शोभित ने उसे एक झटके से खुद से दूर किया और फोन उठाकर गुस्से से देखा. मेरा मूड नहीं है. उसने फोन को साइलेंट पर डालकर फोन पर टक दिया. यह दादाजी भी ना तो चैन से जीने देते हैं ना रहने देते. हर वक्त नसीहतें, हर वक्त रोक टोक. मुझे इन जंजीरों से नफरत है. मैं आजाद रहना चाहता हूँ, खुलकर अपनी जिंदगी जीना चाहता. लेकिन दादाजी मुझे एक पल भी आजादी का नहीं देते. उसने दोबारा गिलास भरा और एक ही सांस में पी गया. उसकी ये हरकत साफ बता रही थी कि उसे रिश्तों की कोई अहमियत नहीं है. वह अपनी जवानी और दौलत के नशे में अंधा हो चुका था और उसे खबर भी नहीं थी कि जिस फोन कॉल को इस वक्त वह नजरअंदाज कर रहा था वही उसकी जिंदगी में कैसा तूफान लाने वाली है जो उसकी इस बनावटी दुनिया को राख का ढेर बना देगी. अगली सुबह का सूरज अपने पूरे आभा के साथ निकल चुका था जब शोभित की स्पोर्ट कार चौधरी बिला के लंबे चौड़े पोर्च में आकर रुकी. गाड़ी से निकलते ही उसने अपना सिर थाम लिया क्योंकि रात की भारी पार्टी और शराब का असर अभी तक उसके दिमाग पर बाकी था. सिर पर मानो हथौड़े से बरस रहे थे. वो आंखों पर काला चश्मा लगाए लड़खड़ाते तो सामने का मंजर देखकर उसके कदम वहीं रुक गए. सामने उसके दादाजी अपनी व्हीलचेयर पर बैठे थे और उनके चेहरे पर जो भाव था वह शोभित ने पहले कभी नहीं देखा था. गुस्सा या फिर शायद मायूसी. दादाजी ने शोभित को इस हाल में देखकर एक गहरी सांस ली और अपनी गोद में रखा हुआ अखबार साइड में रख दिया. आ गए तुम, या अभी कुछ और कसर बाकी थी? रात भर से गायब रहकर गैर औरतों गुजाकर खानदान की इज्जत की अर्थी निकालने में शोभित ने बेजारी से चश्मा उतारकर सोफे पर उछाल दिया और लड़खड़ाती जुबान में बोला, प्लीज दादा जी, सुबह सुबह यह मेलो ड्रामा शुरू मत कीजिए. मैं बहुत थका हुआ हूँ और मुझे अभी सिर्फ नींद की जरूरत है, आपके लेक्चर की नहीं. वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ना चाहता था मगर दादाजी की अगली बात ने उसे वहीं रुका जाने पर मजबूर कर दिया. रुक जाओ शोभित, इधर आओ, मेरे पास पास आकर बैठो. मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है.
दादाजी की आवाज में सख्ती नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी विनती थी। वो बेदली से वापस मुड़ा और उनके सामने जाकर सोफे पर बैठ गया। क्या बात है दादाजी? जल्दी बोलिए, मेरा सर फट रहा है। दादाजी ने व्हीलचेयर थोड़ा सा आगे बढ़ाई और शोभित का हाथ अपने कांपते हुए हाथों में ले लिया। बेटा, तुम कब तक ही बेमकसद जिंदगी गुजारते रहोगे? देखो अपने आप को, तुम क्या से क्या बन गए हो। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं पाला कि तुम शराब और शबाब में अपनी जवानी बर्बाद कर दो। तुम्हारा बिजनेस संभालने की बजाय आवारागर्दी करते हो। मैं चाहता हूं कि अब तुम सीरियस हो जाओ, अपनी जिम्मेदारियां समझो। शोभित ने अपना हाथ छुड़ाया और झुंझुला कर बोला, दादाजी, मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहता हूँ। मुझे बिजनेस की चिंता नहीं है। हमारे पास इतना पैसा है कि हमारी 7 नस्लें बैठकर खा सकती हैं। मुझे अभी अपनी लाइफ एंजॉय करनी है। प्लीज मुझे मत रोकिए। दादाजी ने उसकी आंखों में देखा, बेटा, पैसा सब कुछ नहीं होता। जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान को सुकून की तलाश होती है और वह सुकून घर बसाने में मिलता है। मैं चाहता हूं कि तुम शादी कर लो ताकि तुम्हारी जिंदगी में ठहराव आ जाए और मैं मरने से पहले तुम्हें खुशहाल जिंदगी जीते हुए देख सकूं और तुम्हारे बच्चों को गोद में लेकर वो सुकून पा सकूं कि मेरी आत्मा को शांति मिले। दादाजी की बात पर शोभित हंस पड़ा। दादाजी की बात पर शांत शादी और मैं दादाजी, आप भी कमाल करते हैं। आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं। मुझे इन झंझटों में नहीं पड़ना। मैं एक उड़ता हुआ पंछी हूँ, आजाद ख्याल का मालिक, और मुझे अपनी आज़ादी बहुत प्यारी है। मैं शादी नहीं करूँगा। यह कहकर वह उठा और तेजी से सीढ़ियां चढ़ गया। दादाजी उसे हसरत भरी निगाहों से देखते रह गए, मगर उन्होंने भी हार नहीं माननी थी। शाम को जब शोभित फ्रेश होकर चाय की मेज पर आया तो उसका मूड काफी बेहतर था। रात की थकान उतर चुकी थी और वो अपने रूटीन के अनुसार काफी एक्टिव लग रहा था। दादाजी पहले वहां मौजूद थे। दादाजी पहले से वहां मौजूद थे, शायद इसी मौके के इंतजार में थे। शोभित ने जूस का गिलास उठाया तो दादाजी ने दोबारा बात शुरू कर दी। शोभित बेटा, सुबह वाली बात पर ठंडे दिमाग से गौर किया तुमने? मैं चाहता हूं कि तुम मेरी इच्छा पूरी कर दो। मैं बूढ़ा हो चुका हूं बेटा, पता नहीं कल का सूरज देख पाऊं या नहीं। क्या तुम मेरी इतनी सी बात भी नहीं मान सकते? शोभित ने गिलास नीचे रख दिया और दादाजी की ओर देखा। दादाजी, आप फिर से वही बात लेकर बैठ गए। मैंने कहा था ना, मैं शादी नहीं करना चाहता। मेरे अब भी बहुत से प्लान्स हैं। दादाजी की आंखों में नमी उतर आई। बेटा, मैंने हर जिद पूरी की है, तुम्हें माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। क्या तुम अपने बूढ़े दादा को एक छोटी सी खुशी भी नहीं दे सकती? मैंने अपने बचपन के दोस्त नीलेश खन्ना से वादा किया है। उनकी पोती बहुत ही प्यारी और सब शरीफ बच्ची है, वह तुम्हारी जिंदगी संवार देगी। प्लीज बेटा, मेरी इज्जत रख लो, तुम्हें मेरी कसम है। न- दादाजी की आंखों में आंसू देखकर शोभित पिघल गया। वो उनसे बहुत प्यार करता था और उन्हें रोते हुए नहीं देख सकता था। उसने गहरी सांस ली और हथियार डाल दिया। ठीक है दादाजी, अगर आपकी खुशी इसी में है तो मैं कर लूंगा शादी, मगर एक बात याद रखिएगा, मैं ये शादी सिर्फ आपकी खातिर कर रहा हूँ। मेरा उस लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं और ना ही मैं उसे वो प्यार और ध्यान दे पाऊंगा। कल को अगर वह दुखी हुई या आपसे उसने शिकायत की तो मुझसे शिकवा मत कीजिएगा कि मैंने आपकी बहू को इज्जत नहीं दी और उसे प्यार नहीं दिया। दादाजी ने अपने आंसू पोंछे ओछ और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, जब वो घर आएगी ना तो सब ठीक हो जाएगा। बस तुम हाँ कर दो, बाकी सब कुछ भगवान पर छोड़ दो। शोभित ने कंधे उचका दिए और वहां से उठ गया। उसे अंदाजा नहीं था कि यहाँ उसकी जिंदगी का सबसे इलाके में शाम के साए लहराने लगे थी। दूसरी तरफ शहर के गरीबों में शाम के सालों में पढ़ाती थी और आज उसे घर पहुंचने में कुछ देर हो गई थी। वो जल्दी जल्दी रिक्शे से उतरी और अपना बैग संभालती हुई घर के दरवाजे तक पहुंची। उसके चेहरे पर थकान के बावजूद एक सुकून था,
क्योंकि वह अपने बूढ़े दादा दादी की सेवा करके संतोष पाती थी। घर में दाखिल होते ही उसकी दादी उसे किचन में बिजी नजर आई और दादाजी लॉन में किसी गहरी सोच में गुम बैठे हुए थे। इश्ता आगे बढ़कर उनके पैर छूने लगी और फिर उनके पास जाकर बैठ गई। दादाजी, सब खैरियत तो है? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? नीलेश जी चौंक उठे, जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ बेटा, सब ठीक है। इधर आओ, मेरे पास बैठो। इतने में दादी जी उसके लिए पानी का गिलास लेकर आ गई थी। दादाजी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, आज मेरे बचपन के दोस्त चौधरी साहब आए थे और वो अपने पोते शोभित का रिश्ता लेकर आए थे तुम्हारे लिए। इशिता के लिए यह बात किसी झटके से कम नहीं थी। वो अच्छी तची थी कि चौधरी खानदान कितना अमीर और पहुंच वाला खानदान है, लेकिन दादाजी, वो लोग तो बहुत ही अमीर और बहुत बड़े लोग हैं। हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। और मैंने तो सुना है कि उनका पोता बहुत अमीर और बहुत मॉडर्न है। मैं वहाँ कैसे रह पाऊंगी? और सबसे बढ़कर मैं आप दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं आप दोनों को छोड़कर कहीं जाऊंगी? इश्ता की आंखों में आंसू आ गए। पापा तो विदेश जाकर अपनी नई दुनिया बसा चुके हैं, उन्होंने कभी पलट कर नहीं पूछा। और माँ तो मुझे बचपन में ही छोड़कर भगवान के पास चली गई। अब आप दोनों के सिवा मेरा है ही कौन जो आप लोग ऐसी बातें कर रहे हैं? अगर मैं चली गई तो आपका ख्याल कौन रखेगा? मैं शादी नहीं करूंगी। नीलेश जी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, हम बूढ़े हो रहे हैं, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, आज है कल नहीं। हमें हर वक्त तुम्हारी चिंता सताती रहती है कि हमारे बाद तुम्हारा क्या होगा। चौधरी साहब ने मुझसे वादा लिया है कि उनका पोता तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। यह रिश्ता तुम्हारे नसीब में लिखा है, बेटा, इनकार मत करना, मेरी इज्जत रख लो। इशिता ने अपने दादाजी की आंखों में उम्मीद और बेबसी देखी तो उसका दिल भर आया। वो उनकी बात टाल नहीं सकती थी, जिन्होंने उसे माँ बाप दोनों बनकर पाला था। उसने अपनी तमाम परेशानियों को और डर को दिल में दबा लिया और सिर झुकाकर धीमी, आप जो भी फैसला लेंगे वो मेरे लिए हुक्म के समान है। मैं आपकी इज्जत पर आंच नहीं आने दूंगी दादाजी। नीलेश जी ने उसे आशीर्वाद दिया, मगर इशिता का दिल बेचैन हो गया था। उसे डर था कि वह दादा दादी को अकेला छोड़कर एक अनजान रास्ते पर कैसे चल पाएगी। सोमवार का दिन भी आ आ पहुंचा और शादी का फंक्शन बेहद सादगी से तय हुआ था। शादी हॉल में खामोशी का माहौल था। शोभित सफेद शेरवानी में दूल्हा बनकर बैठा था और बेहद हैंडसम लग रहा था, मगर उसके चेहरे पर वह खुशी नहीं थी जो एक दूल्हे के चेहरे पर होनी चाहिए, बल्कि एक अजीब सी संजीदगी और बेजारी छाई हुई थी। वो बार बार अपनी घड़ी देख रहा था, जैसे वो किसी कैद से छूटकर भाग जाना चाहता हो, मगर वो उन्हें घूर कर चुप करवा देता था। तो वहीं दूसरी तरफ उसके बराबर में बैठी इश्ता लाल, जो ही दूसरी तरफ सजी बिल्कुल खामोश बैठी हुई थी। उसका चेहरा भारी मेकअप और गहनों से सजा हुआ था, मगर उसके दिल की धड़कनें काबू में नहीं आ रही थी। वो चुपचाप सिर झुकाए बैठी हुई थी। पंडित जी ने शादी की रस्मों के लिए वर और वधू का नाम लिया तो एक पल के लिए शोभित ने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। दादाजी की सांसें अटक गई कि कहीं वो मंडप से उठकर ना चला जाए। शोभित ने एक पल के लिए नजर उठाकर अपने दादाजी की ओर देखा और फिर गहरी सांस लेते हुए शादी की रस्में पूरी करने लगा। लेकिन उसके अंदाज में कोई खुशी नहीं थी, कोई जोश नहीं था, बस एक मजबूरी थी जिसे वह निभा रहा था। सारी रस्मों के दौरान उसने एक बार भी नजर उठाकर अपने साथ बैठी दुल्हन को देखने की जरूरत महसूस नहीं की थी। विदाई का वक्त आ गया तो इचिता अपने दादा दादी के गले लगकर खूब रोई। उधर शोभित गाड़ी में बैठा लगातार हॉर्न बजाता रहा। जब इशिता गाड़ी में आकर बैठी तो शोभित ने उसकी तरफ देखे बिना ही उसने गाड़ी का म्यूजिक तेज कर दिया और इशिता सीट से सिमटी हुई बैठी रही। उसके दिल में हजार तरह के डर जन्म लेने लगे।
उसके दिल में हजार खामोश क्यों है? क्या वो इस रिश्ते से खुश नहीं, या फिर कोई और वजह, मगर वो कुछ पूछने की हिम्मत ना कर सकी। रात का सन्नाटा गहरा हो चुका था। घर पहुंचने के बाद नौकरानियों ने इस्ता को शोभित के प्राइवेट फ्लोर में मौजूद आलीशान बेडरूम में छोड़ दिया था। कमरा बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। हर तरफ ताजे गुलाब के फूलों की महक थी, जो इस्ता को थोड़ा सुकून दे रही थी। वो बेड के कोने में सिमटी घूंघट निकाले बैठी थी। उसका दिल सीने में जोर जोर से धड़क रहा था। हर आहट पर उसे लगता कि अभी दरवाजा खुलेगा और शोभित अंदर आ जाएगा। वो सोच रही थी कि शायद वो थका हुआ होगा, या फिर शायद थोड़ा शर्मीला है। वो खुद को शोभित के आने के लिए मानसिक रूप से तैयार कर रही थी। कभी कभी आने वाले पलों को सोचकर शर्मा भी जाती, मगर वक्त रेत की तरह फिसलता जा रहा था और दरवाजा नहीं खुला। दूसरी तरफ शोभित नीचे लॉन में मौजूद था। उसने अपनी शेरवानी उतारकर सोफे पर फेंक दी थी और शर्ट की आस्तीनें ऊपर तक चढ़ा ली थी। वह आज फिर पी रहा था, गिलास भर रहा था और खाली कर रहा था। उसके सामने उसके कुछ दोस्त बैठे थे, जो उसे उकसा रहे थे। अरे यार, आज तो तुम्हारी शादी की रात है और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यार, अपनी नई नबीली दुल्हन के पास जाओ, उसे मुंह दिखाई का तोहफा वगैरह दो और आज की रात की रस्म को पूरा करो। शोभित ने कड़वी मुस्कुराहट के साथ गिलास मेज पर रखा। आज मेरा मूड कुछ और है यार। मुझे इन रस्मों रिवाजों के ड्रामे में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसने गाड़ी की चाबियां उठाई और खड़ा हो गया। चलो यारो, हाईवे पर चलते हैं। आज रेस लगाने का मूड है। मेरा दिमाग बहुत थक चुका है, मुझे ताजी हवा की जरूरत है। उसके दोस्तों ने उसे रोकना चाहा, मगर वह किसी की सुनने के मूड में नहीं था। वह तूफान की तरह घर से निकला और अपनी स्पोर्ट कार में बैठकर उसे हवा से बातें करने के लिए दौड़ा दिया। ऊपर कमरे में बैठी इशिता अभी तक इंतजार की सुशी लटकी हुई थी। उसे तो यह भी खबर नहीं थी कि वो उसे तन्हा चेक लगाकर बैठ गई और शोभित की वापसी का इंतजार करने लगी उसकी आंखें दरवाजे पर जमी हुई थी और उसके दिल में हजारों डर जन्म ले रहे थे, और सुबह की रोशनी भी फैलने लगी। इशिता थकान से कब सो गई थी, उसे खुद भी पता ना चला। सुबह की ठंडी हवा खुली खिड़की से अंदर आ रही थी, जिससे कमरे में मौजूद गुलाबों की महक और भी गहरी हो गई। सारी रात के इंतजार और थकान के बाद वो गहरी नींद में थी। उसके मासूम चेहरे पर सूखे हुए आंसुओं के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। तभी अचानक कमरे का दरवाजा जोर से खुला और वो हड़बड़ा कर उठ बैठी। सामने शोभित की मौसी खड़ी थी, जिनका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था और आंखों में नफरत के शोले भड़क रहे थे। वो तेज कदमों से चलती हुई इश्ता के पास आई और उसका बाजू पकड़कर जोर से झिंझोर डाला। वाह, क्या किस्मत पाई है हमारी नई नवेली दुल्हन ने। महारानी अभी तक आराम से सो रही हैं। उठो जल्दी और मुझे बताओ, कहाँ है मेरा शोभित? इशिता अभी तक नींद और जाग के बीच की हालत में थी। उसने एकदम से घबराकर अपना दुपट्टा ठीक किया और कांपती हुई सी आवाज में बोली, वो मुझे नहीं पता। मुझे नहीं मालूम कि शोभित कहाँ है। पूजा जी ने ताने भरी हंसी के साथ उसे देखा। क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा पति कहाँ है? तो फिर और किसे पता होगा? सारी रात वो घर नहीं आया और तुम यहाँ बेखबर सो रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? झूठ मत बोलो, मुझे सच सच बताओ। तुमने उसे क्या कहा कि वो घर छोड़कर चला गया? इशिता की आंखों में आंसू तैरने लगे। उसने ना में सर हिला दिया। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? वो तो रात को कमरे में आए ही नहीं थे। मैं सारी रात उनका इंतजार करती रही, मगर उन्होंने मुझे देखा तक नहीं। मुझे यह भी नहीं पता कि वो घर पर हैं भी या नहीं। इशिता की आवाज में सच्चाई और दर्द साफ झलक रहा था, मगर पूजा जी का दिल जैसे पत्थर का हो गया था। वो आगे कुछ और भी कहने वाली थी कि तभी नीचे से शोर की आवाज आई। घर का पुराना नौकर रोता हुआ भागता हुआ ऊपर आया। मैडम जी, गजब हो गया।
शोभित सर का एक्सीडेंट हो गया है और वो सिटी हॉस्पिटल में है। उनकी हालत बहुत खराब है। यह खबर वहां किसी बम की तरह फटी थी। इशिता का दिल जैसे धड़कना भूल गया। जबकि पूजा जी ने अपना सीना पीट लिया है, भगवान, मेरा जवान बेटा, मेरा शोभित। फिर वो जहरीली नजरों से इशिता की ओर मुड़ी और उसे जोर से धक्का दे दिया। यह सब तेरी वजह से हुआ है। मनहूस लड़की, ते कदम पड़ते ही मेरे घर को आग लग गई। अभी मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा और तूने मेरे बेटे को अस्पताल पहुंचा दिया है। भगवान, अब मैं क्या करूं? वो चीखती हुई बाहर की ओर भागी और इशिता भी नंगे पांव उनके पीछे दौड़ पड़ी। अस्पताल का मंजर किसी तूफान से कम नहीं था। हर तरफ अफरातफरी मची हुई थी। इशिता अभी भी अपने भारी भरकम जोड़े में थी और अस्पताल में मौजूद हर इंसान की नज़र उस दुखी दुल्हन पर टिक गई थी, जो अपनी शादी की पहली सुबह अपने सुहाग की जिंदगी की दुआ मांगने आई थी। आईसीयू के बाहर पहुंचकर उसने देखा कि दादाजी व्हीलचेयर पर बैठे थे और उनका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। उनके हाथ पांव बुरी तरह कांप रहे थे। पूजा जी ने आते ही दादाजी के घुटनों पर हाथ मारते हुए कहा, अंकल जी, देखा आपने अपनी पसंद का नतीजा। मैं ना कहती थी। और आज शोभित जिंदगी और मौत की जंग अशुभ है। अभी कल ही तो आई है और आज शोभित जिंजंग लड़ रहा है, आते ही मेरे बच्चे को खा गई। दादा जी ने कमजोर आवाज में हाथ उठाया, बस कर दो। पूजा, भगवान से डरो, यह वक्त इन बातों का नहीं है। और इस समय इस मासूम बच्चे का क्या कसूर जो किस्मत में लिखा था? इशिता एक कोने में खड़ी रो रही थी कि तभी आईसीयू का दरवाजा खुला और डॉक्टर सिर झुकाए बाहर निकले। सब लोग उनकी तरफ भागे। डॉक्टर ने अफसोस भरी नजरों से दादाजी को देखा और धीमी आवाज में कहा, हमने अपनी पूरी कोशिश की थी, मगर सिर पर चोट बहुत गहरी है और काफी खून भी बह चुका है। शोभित जी कोमा में चले गए हैं। अब दवा से ज्यादा दुआ और देखभाल की जरूरत है। यह शब्द दादाजी के लिए किसी सदमे से कम नहीं थे। उनका कमजोर दिल पोते की हालत बर्दाश्त ना कर सका। उन्होंने अपने सीने पर हाथ रखा और उनके होठों से सिर्फ एक शब्द निकला, शोभित, और वह वहीं व्हीलचेयर पर एक तरफ को लुढ़क गए। अंकल जी, पूजा जी की चीख पूरे अस्पताल में गूंज उठी। डॉक्टरों ने उन्हें तुरंत इमरजेंसी में पहुंचाया, मगर वो अपनी जिंदगी की जंग हार चुके थे और हमेशा हमेशा के लिए भगवान के पास चले गए। एक ही दिन में उस घर पर दो बड़ी विपत्तियां आकर टूट पड़ी थी। एक जिंदगी मौत से जूझ रही थी और दूसरी हमेशा के लिए बुझ चुकी थी। घर का माहौल बेहद उदास और दिल दहला देने वाला था। दादाजी की अर्थी बाहर रखी थी और रिश्तेदारों की भीड़ लगी हुई थी, मगर पूजा जी का रोना और ताने देना बंद नहीं हो रहा था। उन्होंने खानदान की हर औरत के सामने इश्ता को जलील करना जैसे अपना मिशन बना लिया था। देखो देखो इस मनहूस लड़की को। इसके कदम पड़ते ही मेरा हंसता खेलता घर उजड़ गया। पहले मेरे भतीजे को निगल गई और अब मेरे बाप समान इंसान को भी ले गई। कैसी मनहूस है यह लड़की। खानदान की औरतें इश्ता को अजीब और नफरत भरी नजरों से देख रही थी और आपस में धीरे धीरे सरगोशियां कर रही थी। सच में मनहूस दुल्हन है, आती पूरा घर बर्बाद कर दिया। इश्ताएं कोने में सिमटी बैठी थी और उसके कानों में यह शब्द बार बार गूंज रहे थे। उसकी हिम्मत तोड़ने के लिए काफी थी। वो सोचने लगी, शायद पूजा मासी सच कह रही है। मेरा नसीब ही ऐसा है। पहले माँ छोड़कर चली गई, फिर पापा ने भी कभी पलट कर नहीं देखा और अब कुछ ही समय में दादाजी भी चले गए। वो हिचकियों से रो रही थी। उसने कल से कुछ भी नहीं खाया था। मगर तभी उसने अपना अंदर एक अजीब सी ताकत महसूस की। उसने अपने आंसू पोंछे और फैसला किया, नहीं, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। दादाजी के अंतिम संस्कार के बाद उसने अपनी जेवर उतार दिए और सादे कपड़े पहनकर अस्पताल पहुंच गई, जहां शोभित जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। उसका पूरा शरीर पट्टियों और मशीनों से घिरा हुआ था।
मशीन की बीप बीप कमरे के सन्नाटे को तोड़ रही थी। इशिता धीरे धीरे चलती हुई उसके पास आई। पहली बार उसने अपने पति को इतने करीब से देखा। वो वाकई बहुत खूबसूरत था। उसके नए नक्श और व्यक्तित्व उसे किसी सोए हुए शहजादे जैसा बना रहे थे। इशिता की नज़र उसके चेहरे पर ठहर गई। उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और शोभित के ठंडे हाथ को अपने हाथों में थाम लिया। उसकी आंखों से आंसू टपक कर शोभित के हाथ पर गिर पड़ा। बहुत अच्छे हैं शोभित, मेरा दिल कहता है कि आप सिर्फ मेरे हैं। शायद मेरे नसीब में आपकी मोहब्बत लिखी हो या नहीं, लेकिन मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। मैं आपकी पूरी सेवा करूंगी और आपको फिर से जिंदगी की ओर लेकर आऊंगी। उसने प्यार से उसके माथे पर बिखरे बाल पीछे किए और पास रखे स्टूल पर बैठ गई। और फिर उस दिन से यह इशिता की दिनचर्या बन गई। वह रोज अस्पताल आती और शोभित की देखभाल करती। वो नर्सों की मदद लेती और उसके छोटे छोटे काम खुद करने लगी थी। जब पहली बार उसने उसे साफ करना शुरू किया तो उसके हाथ हल्के से कांप उठे। उसने धीरे धीरे उसके शर्ट के बटन खोले तो शोभित का कसरती और मजबूत चौड़ा सीना उसके सामने था। इशिता का चेहरा शर्म से लाल अनार हो गया और कानों की लौ तपने लगी, मगर वो गीले टॉवल से उसके जिस्म को साफ करने लगी। उसका स्पर्श बहुत नरम और मोहब्बत भरा था। वो उसके सीने और बाजू पर तौलियां फेरती तो उसके पोरों में अजीब सी सनसनी दौड़ जाती। यह उसके लिए एक नया और नशीला एहसास था, मगर उसके अपने जज्बात जाग रहे थे। वो कभी कभी झुककर उसके कान के पास सरगोशी करती, धीरे से कहती, आपको पता है शोभित, आप बहुत जिद्दी हैं, सबको परेशान करके खुद आराम से सो रहे हैं। और देखिए तो सही, आपकी पत्नी आपका कितना ख्याल रखती है। उसकी इन बातों में पत्नी का प्यार और अधिकार झलकता था। वो उसके बालों में उंगलियां फेरती और उसके चेहरे को देर तक निहारती रहती। उन दिनों शोभित का दोस्त विकास भी अस्पताल आता था। वो हर दूसरे दिन आता। विकास उसका बचपन का दोस्त था, मगर उसकी सोच शोभित के बाकी आवारा दोस्तों से बिल्कुल अलग थी। वह बेहद समझदार और बेहद शरीफ इंसान था। जब उसने इशिता को शोभित की इतनी लगन से सेवा कर देखा तो वह दंग रह गया। वो अक्सर देखता था कि इशिता कभी शोभित के पैर दबा रही होती या फिर प्रेयर रूम में बैठकर उसकी जिंदगी के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही होती थी। और फिर एक दिन विकास ने इशिता के सर पर हाथ रख दिया। कहने लगा, भाभी आप बहुत महान हैं। शोभित बहुत खुशकिस्मत है कि उसे आप जैसी जीवन साथी मिली। मैं उसे अक्सर समझाता था कि वह अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, मगर वह मेरी बात नहीं सुनता था। अब मुझे पूरा यकीन है आपकी दुआएं उसे वापस ले आएंगी। धीरे धीरे विकास और इशिता के बीच एक पवित्र सा भाई बहन का रिश्ता बन गया और विकास उसे बहुत सम्मान और अपनापन देने लगा। मगर पूजा जी की नजरों में यह सब खटकता था। जब भी वह अस्पताल आती और इशिता को विकास के साथ बातें करते देखती तो उनके मन में शक और कड़वाहट भर जाती। वो उसे ताना मारती, पति बेहोश पड़ा है और तुम उसकी सेवा की आड़ में उसके दोस्त से बातें करती रहती हो। इशिता चुपचाप सब सुन लेती, क्योंकि वह किसी बहस में पड़ना नहीं चाहती थी। अब तक वह समझ चुकी थी कि पूजा जी के दिल में उसके लिए सिर्फ नफरत है। धीरे धीरे महीने गुजरते गए और इशिता की मेहनत और दुआएं रंग लाने लगी। एक दिन डॉक्टर ने जांच के बाद मुस्कुराते हुए कहा, आपकी दुआएं कबूल हो गई हैं। मरीज की हालत में काफी सुधार है। वह किसी भी वक्त होश में आ सकते हैं। यह सुनकर इशिता की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। वो तुरंत मंदिर गई। गुस्से में ज्यादा देर तक नहीं टेक दिया, मगर यह खुशी उसके में ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली थी। जब पूजा जी को वह तुरंत अस्पताल पहुंची और उन्होंने इशिता को अकेले में रोक लिया। देखो लड़की, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है शोभित होश में आकर तुम्हें गले लगाएगा? वो तुमसे नफरत करता था।
याद है शादी के वक्त उसका रवैया, सुहागर रात को वो घर क्यों नहीं आया था? क्योंकि वह तुम्हें देखना भी नहीं चाहता था। वो तो अपने दादाजी की वजह से मजबूर था। अगर उसने होश में आते ही तुम्हारी शक्ल देख ली तो उसे सदमा लग सकता है और वह दोबारा कोमा में जा सकता है या उसकी हालत फिर बिगड़ सकती है। डॉक्टर ने कहा है कि उसे किसी भी तरह के सदमे से बचाना है। यह सुनकर इशिता का दिल टूट गया। उसे शादी और विदाई के समय शोभित का ठंडा और बेरुखा रवैया याद आने लगा। पूजा जी की बातें उसके मन में जहर की तरह फैलने लगी। वो सोचने लगी, सच में वो तो मुझसे नफरत करता था। कहीं मेरी वजह से उसे कुछ हो ना जाए। पूजा जी ने आखिरी बार किया, अगर तुम सच में उसकी जिंदगी चाहती हो तो यहाँ से चली जाओ और अपनी मनहूस परछाई को उससे दूर रखो, वरना अगर उसे कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदार तुम होगी। शोभित की जिंदगी के लिए अब कुर्बानी देने के सिवा इश्ता के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था और हसरत भरी नजरों से आईसीयू के दरवाजे को देखते हुए बाहर निकल गई। जाते जाते उसने एक बार मुड़कर शोभित को देखा। शोभित, मैं जा रही हूं ताकि आप जी सकें। उसने विकास को एक मैसेज किया था कि शोभित का ख्याल रखना, मुझे जाना होगा। और फिर अपनी टूटी हुई उम्मीदों को समेटकर वह हमेशा हमेशा के लिए शोभित की जिंदगी से निकल गई। विकास इन दिनों किसी जरूरी की काम से शहर से बाहर था। उसे मैसेज तो मिला था मगर अपने काम की वजह से वह उसे जवाब ना दे सका और इन दिनों वह इश्ता को रोक नहीं पाया। शोभित को जब पूरी तरह होश आया तो उसके सिर में तेज दर्द था और वह बहुत कमजोर महसूस कर रहा था। उसने आंखें खोली तो सामने नर्स और डॉक्टर थे। उसने धीमी आवाज में पुकारा, दादाजी दादाजी कहाँ हैं? पूजा जी, जो वहीं मौजूद थी, मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए शोभित का हाथ थामकर बोली, बेटा दादा जी तो हमें छोड़कर चले गए। वे तुम्हारा सदमा बर्दाश्त ना कर सके और इस दुनिया से चले गए। शोभित को लगा जैसे उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। उसे अपने दादाजी से की गई आखिरी मुलाकात याद आ गई। जब वे उसे दादाजी से की गई आखिरी मुलाकात याद आ गए थे और उसकी नई जिंदगी के सपने देख रहे थे, उसका दिल जलने लगा। मैं दादाजी को आखिरी वक्त में सुख भी नहीं दे पाया। मैं उनका कातिल हूँ। वो एकदम से सिसक उठा और रोने लगा। पछतावे की आग उसे जलाने लगी थी। बड़ी मुश्किल से वो खुद को शांत कर पाया। डॉक्टर ने कहा था कि उसे दिन और यहीं रहना होगा। इस दौरान वो पूरी तरह से इशिता के बारे में भूल चुका था। 2 दिन के बाद जब वो घर आया तो दादाजी के बिना हर चीज उसे काट खाने को दौड़ रही थी। बहुत ज्यादा कमजोरी की वजह से वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। तभी पूजा मासी चापलूसी भरे अंदाज में हाथ में सूप लेकर उसके पास आई। तब उसने संभलकर अपनी पत्नी के बारे में पूछा तो पूजा जी ने मौके को गवाए बिना जहर घोल दिया। बेटा, उस लड़की का नाम मत लो, वो तो बड़ी बेवफा निकली। उसी दिन भाग गई थी जब तुम अस्पताल पहुंचे थे। वो तुम्हारे दोस्त विकास के साथ अक्सर हंसती बोलती नजर आती थी और फिर अचानक उसी के साथ गायब हो गई। वो एक चरित्रहीन लड़की थी। उसने तुम्हारे दादाजी को भी धोखा दिया। जानते भी हो उसने क्या किया था। तुम्हारे एक्सीडेंट के बाद जब तुम कोमा में चले गए थे तो उसने दादाजी को तुम्हारी मौत की खबर सुना दी थी। मौत? किसकी मौत मासी? मैं तो जिंदा हूं ना। हाँ, तुम जिंदा हो, लेकिन कोमा में चले गए थे ना। तुम्हारे कोमा की खबर को तुम्हारी नई नवेली पत्नी ने बड़ा चढ़ाकर दादा जी को बता दिया कि तुम इस दुनिया से चले गए हो। दादाजी ये सदमा सह ना सके और उन्हें हार्ट अटैक आ गया। कुछ ही घंटों में वो भगवान को प्यारे हो गए। शोभित की मुट्ठियां भी गई। हालांकि उसने इश्ता की शक्ल भी ठीक से नहीं देखी थी, मगर आखिरकार वो उसकी पत्नी थी। भले ही एक दिन की ही सही, उसके दिल में इश्ता के लिए नफरत पैदा हो गई। उसे लगा कि उस लड़की ने उसके दादा को धोखा दिया और उन्हें मौत के मुंह में धकेलकर उसके दोस्त के साथ भाग गई। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा, कभी भी नहीं। शोभित ने जैसे कसम खाई थी, मैं सिर्फ दादा के बिजनेस को संभालूंगा और अपने से हर जज्बे को निकाल दूंगा।
अब मैं दादा की हर ख्वाहिश पूरी करूंगा जो उनकी जीते जी पूरी नहीं कर सका। वक्त का पहिया अपनी बेरहम रफ्तार से घूमता रहा और पलक झपकते ही 2 साल का लंबा और कठिन समय बीत गया। इन 2 सालों ने जहां मौसमों के रंग बदले, वहीं इंसानों की सोच और व्यक्तित्व को भी पूरी तरह बदल कर रख दिया। वो शोभित चौधरी जो कभी रातों को क्लब की रौनक हुआ करता था और जिसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ अय्यासी, लापरवाही और अपनी मनमानी करता था, अब अतीत की एक धुंधली और मिट चुकी याद बन चुका था। दादाजी की अचानक मौत और अपनी ही गलतियों के एहसास ने उसे पछतावे की भट्टी में तपाकर कुंदन बना दिया था। अब वो देश का एक बड़ा और कामयाब बिजनेस टकून बन चुका था, जिसके नाम से बड़े बड़े कारोबारी भी घबरा जाते थे। उसके चेहरे पर अब वो पुरानी शरारती मुस्कान नहीं थी, बल्कि एक गहरी संजीदगी और रोब था जो देखने वालों को उसकी पर्सनालिटी से प्रभावित कर देता था। वो अब पत्थर जैसा हो चुका था। इन 2 सालों में उसने खुद को काम में इतना व्यस्त कर लिया था कि उसे दिन रात का भी होश नहीं रहता था। औरत जात से उसे नफरत हो चुकी थी। उसे लगता था कि औरत सिर्फ धोखा और फरेब का नाम है, बिल्कुल उस लड़की इशिता की तरह जिसने उसके दादाजी को मार दिया और उसके दिल में खंजर घोंप दिया। हालांकि वह यह नहीं जानता था कि हकीकत इससे कितनी अलग है। लोग उसे द शोभित चौधरी के नाम से जानते थे, जो रहम करना नहीं जानता था और जिसकी आंखों में आंखें डालकर बात करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। वो अकेला ही अपनी सल्तनत का बादशाह बना बैठा था, जिसके पास दौलत, शोहरत और ताकत सब कुछ था, सिवाय सुकून के जो उससे रूठ चुका था। दूसरी तरफ शहर के एक दूसरे कोने में, शहर के सबसे आलीशान स्टार होटल की लॉबी में चहल पहल अपने चरम पर थी। पूरा स्टाफ अलर्ट खड़ा था, क्योंकि आज यहाँ पर एक बहुत बड़ी बिजनेस डील और कॉन्फ्रेंस के लिए खुद शोभित चौधरी आने वाला था। इशिता, जो अब उस होटल की सबसे काबिल और मेहनती मैनेजर बन चुकी थी, स्टाफ को खड़ी समझा रही थी। वो 2 दिन की छुट्टी पर थी और आज ही आई थी। तब उसे पता चला कि एक मशहूर बिजनेसमैन आज उनके होटल में अपनी एक जरूरी मीटिंग के लिए आने वाला है और यहीं पर तुति दिन के लिए रुकेगा। इन तुति सालों में इशिता ने खुद को समेट लिया था। उसने अपने आंसुओं को अपनी ताकत बना लिया था। वो अपने बूढ़े दादा दादी की सेवा करती और पूरे लगन से नौकरी करती ताकि उनका पेट पाल सके। उसके चेहरे पर अब पहले वाली मासूमियत के साथ साथ एक खामोश संजीदगी भी आ चुकी थी। उसने कभी पलटकर अपने अतीत को नहीं देखा था, क्योंकि वह एक डरावना ख्वाब था जिसे वो अब पूरी तरह से भूल जाना चाहती थी। हालांकि हालांकि उसके दिल के किसी कोने में आज भी शोभित के लिए दुआएं निकलती थी। अचानक होटल के मेन गेट पर हलचल हुई और कई गाड़ियों का एक काफिला आकर रुका। सबकी नजर दरवाजे पर जम गई। जैसे ही गाड़ी का दरवाजा खुला और शोभित चौधरी बाहर निकला, तो माहौल में गहरी खामोशी छा गई। काले 3 पीस सूट में बांधे वह किसी शहजादे से कम नहीं लग रहा था। उसके चलने के अंदाज में ऐसा रब और बेपरवाही थी कि लोग खुद ब खुद रास्ता छोड़ते जा रहे थे। इश्ता स्वागत के लिए फूलों का गुलदस्ता लिए खड़ी थी। जैसे ही उसकी नजर सामने से आते इंसान पर पड़ी, तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। उसका उसका चेहरा पीला पड़ गया। ये वही था, शोभित चौधरी, उसका पति, जिसके लिए उसने अपनी सारी खुशियां कुर्बान कर दी थी। वह पहले से ज्यादा शानदार और रोबदार लग रहा था। शोभित चलता हुआ सीधा उसके पास आया और अपना चश्मा उतार कर उसे देखा। शोभित ने उसे नहीं पहचाना था, क्योंकि उसने तो कभी इशिता की शक्ल ठीक से देखी ही नहीं थी। मगर इशिता की हालत खराब हो रही थी। उसका दिल कर रहा था कि वह यहाँ से भाग जाए, मगर वह अपनी जगह जमी खड़ी रही। वेलकम सर, इशिता ने मुश्किल से अपने सूखे होठों से कहा। शोभित ने संजीदा अंदाज में उसे देखा, मगर फिर उसकी नजर इशिता के चेहरे पर जैसे ठहर सी गई। उस लड़की में उसे अजीब सी कशिश और अपनापन महसूस हुआ था,
जो उसके लिए बहुत नई बात थी। उसकी बड़ी बड़ी मासूम आंखों में उसे एक अनजाना सा डर नजर आया जिसने शोभित को एक पल के लिए चौंका दिया। उसने बिना कुछ कहे गुलदस्ता अपने हाथों में लिया और आगे बढ़ गया, मगर उसका दिल एक पल के लिए धड़क उठा था जो उसे खुद भी अजीब लगा। शोभित का इस होटल में 3 दिन का स्टे था और ये 3 दिन इशिता के लिए किसी आग के दरिया से गुजरने के बराबर थे। वो हर मुमकिन कोशिश करती कि वह शोभित के सामने ना आए, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शोभित को सादा सी मैनेजर लड़की में एक अजीब सी कशिश महसूस हो रही थी। इशिता की झुकी हुई लंबी घनी पलकें और उसका घबराया हुआ अंदाज, वह जानबूझकर इशिता के काम में कमियां निकालता। कभी रूम सर्विस लेट होने की शिकायत करता तो कभी खाने में कमी निकालता ताकि वह उसके सामने आए। दूसरे दिन जब इशिता उसके कमरे में सर्विस चेक करने तो शोभित सोफे पर बैठा फाइल्स से देख रहा था, मगर उसकी नजरें बार बार इशिता की ओर ही घूम रही थी। मिस, क्या नाम है आपका? शोभित ने अचानक अपनी भारी और रोबदार आवाज में पूछा। इशिता का दिल उछलकर गले में आ गया। इशिता, उसने नजरें झुकाकर जवाब दिया। शोभित अपनी जगह से उठा और धीरे धीरे चलता हुआ उसके करीब आया। इशिता के कदम अपने आप से पीछे हटने लगे। शोभित उसके इतना करीब आ गया। शोभित उसके इतना करीब आ गए, परफ्यूम की खुशबू आने लगी जो उसके होठों पर, जो उसके हवासों पर छाने लगी। तुम्हारे काम में बहुत कमियां हैं मिस इशिता, नेम प्लेट पढ़ते हुए शोभित ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। मगर तुम्हारी आंखों में एक अजीब सा डर है। किससे डरती हो? मुझसे या फिर अपने आप से? इशिता एकदम से घबरा गई। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस अपना काम कर रही हूँ। शोभित ने उसके चेहरे के करीब होकर गौर से देखा। उसकी नजरों की तपिशता को बुरी तरह बेचैन कर रही थी। शोभित का दिल कर रहा था कि वह इस लड़की का राज जाने, वो क्यों उसकी तरफ खींच रहा था, यह कशिश उसे क्यों परेशान कर रही थी। तीसरे दिन शोभित की बेचैनी हद से ज्यादा बढ़ गई थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि एक अनजान लड़की उसके दिमाग पर क्यों छाई हुई है। उसने अपनी पर्सनल सेक्रेटरी को बुलाया और ईशिता की पूरी हिस्ट्री और फाइल मंगवाई, क्योंकि वह जानना चाहता था कि यह लड़की आखिर है कौन। शाम को जब सेक्रेटरी फाइल लेकर आई और शोभित ने उसे खोला तो पहला नाम पढ़ते ही उसके दिमाग में जैसे कोई बम फूट गया। ईशिता खन्ना, नीलेश खन्ना की पोती। नाम पढ़ते ही शोभित की आंखों के सामने अतीत का वह मंजर घूम गया जब दादाजी ने बताया था कि उसकी शादी नीलेश खन्ना की पोती से हुई है। शोभित का खून खौल उठा। तो यह वो लड़की, यही है वो दगाबाज और मक्कार लड़की जिसने मेरे दादाजी को जी दिया और मेरे दोस्त के साथ भाग गई और अब यहाँ इतनी मासूम बनकर नौकरी कर रही हो। शोभित की सारी कशिश एक पल में गहरी नफरत और इंतकाम की आग में बदल गई। उसे लगा कि इशिता यहाँ आराम की जिंदगी जी रही है और उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं। उसने गुस्से से फाइल जमीन पर फेंकी और तूफान की तरह कमरे से निकलकर इशिता केबिन की ओर बढ़ा जहां वो बेखबर बैठी काम कर रही थी। इशिता अपने ऑफिस में फाइल चेक कर रही थी कि अचानक दरवाजा जोरदार धमाके से खुला और शोभित चौधरी अंदर दाखिल हुआ। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी और चेहरे पर सख्ती साफ नजर आ रही थी। आते ही उसने दरवाजा लॉक किया और इशिता की ओर बढ़ा। इशिता घबराकर अपनी कुर्सी से खड़ी हो गई। उसकी सर आप, इससे पहले कि कुछ कहती शोभित तेजी से उसके करीब आया और उसके बाजू को पकड़कर इशिता का नाजुक वजूद शोभित के सख्त सीने से टकराया तो उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। शोभित ने उसे दीवार के साथ थाम लिया और चेहरा उसके चेहरे के बिल्कुल करीब ले आया। उसकी गर्म और गुस्से से भरी सांसें इशिता के चेहरे पर पड़ रही थी। तो तुम यहाँ छुपी बैठी हो मिस इशिता खन्ना, या फिर कहना सही होगा कि मिज शोभित चौधरी, उसने दांत भीते हुए कहा। इशिता का रंग उड़ गया। शोभित ने उसकी ठोड़ी को सख्ती से ऊपर किया।
कैसी हो तुम? इतनी मासूम शक्ल और अंदर से इतनी चालाक, तुमने मेरे दादाजी को मार दिया, मुझे मौत के मुंह में छोड़ दिया और अपने दोस्त के साथ और मेरे दोस्त के साथ और मेरे दोस्त के साथ भाग गई और अब यहाँ शरीफ बनकर घूम रही हो। इशिता की आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं शोभित, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। प्लीज मुझे छोड़ दें, मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन शोभित का गुस्सा कम नहीं हुआ, उसकी पकड़ और सख्त हो गई। तुम्हें दर्द का क्या पता जो तुमने मुझे दिया? दर्द तो वो होता है, उसने कड़े स्वर में कहा। उसका व्यवहार कठोर था, मगर उसके भीतर भावनाओं का तूफान भी चल रहा था। वो उससे नाराज था, पर अचानक हुई यह नजदीकी उसे खुद भी बेचैन कर रही थी। उसकी नजर एक पल के लिए इशिता के कांपते होठों पर ठहर गई। वो उसे सवालों के घेरे में लेना चाहता था, उसे उसके हर जवाब के लिए मजबूर करना पास था। उसने धीरे से अपना चेहरा उसके कान के पास ले जाकर धीमी मगर सख्त आवाज में कहा, आज तुम्हें हर सच बताना होगा। तुम मेरी हो इशिता और तुमने मुझे धोखा दिया। तुम्हारे इस जुर्म की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी और तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम अब से मेरी कैद में रहोगी। वो उसकी गर्दन के पास अपनी गर्म सांसों की तपिश महसूस करा रहा था। इशिता का पूरा वजूद अकड़ गया था। वो उसकी पकड़ से निकलने के लिए तड़प रही थी, मगर शोभित की पकड़ बहुत सख्त थी। शोभित, वाकले, मुझे छोड़ दें, मैंने कोई पाप नहीं किया, इशिता ने रोते हुए विनती की थी। मगर शोभित ने उसे एक झटके से फिर से दीवार से लगा दिया और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, अपनी सफाई अपने पास रखो, मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनूंगा। अब तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। तुमने जो आग लगाई है ना, अब तुम खुद उसी में जलोगी। मैं तुम्हें यहाँ से हिलने भी नहीं दूंगा। यह कहकर वो गुस्से से दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। इशिता शोभित के गुस्से और उसके जुनून से बुरी तरह डर गई थी। वह जानती थी कि उसकी आंखों में सिर्फ नफरत और बदले की आग है। उसे एहसास हो गया था कि अगर वह यहाँ रुकी तो शोभित उसे नहीं छोड़ेगा और उसे नुकसान पहुंचा सकता है। और फिर उसने उसी वक्त फैसला कर लिया कि वह यहाँ पर नहीं रहेगी। उसने तुरंत अपने कांपते हाथों से अपना बैग उठाया और चुपचाप पिछले दरवाजे से होटल से बाहर निकल गई। वह सीधे अपने घर पहुंची और अपने दादा दादी को लेकर किसी अनजान जगह पर जाने की तैयारी करने लगी, क्योंकि अब वो इस शहर में नहीं रह सकती थी। अगली सुबह शोभित होटल की लॉबी में गुस्से से भरा हुआ था। वो इशिता को और परेशान करने और उसे अपने काबू में रखने की योजना बना रहा था। लेकिन जब उसे पता चला कि इशिता बिना बताए गायब हो चुकी है, तो उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। उसने तुरंत अपनी मीटिंग कैंसिल कर दी और उसके बारे में पता लगवाया, मगर वो कहीं भी नहीं मिली। 2 दिन गुजर चुके थे और अब वो बुरी तरह उलझन और बेचैनी में अपने कमरे में लेटा हुआ था। तभी उसके नौकर ने किसी के आने की खबर दी। जब वो ड्राइंग रूम में आया तो सामने खड़े इंसान को देखकर वो गुस्से से आगे बढ़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? विकास वापस आ गया था। शोभित, मेरी बात सुनो, सिर्फ एक बार, उसके बाद तुम जो सजा दोगे मुझे मंजूर होगी। मुझे पता चल चुका है कि पूजा आंटी ने तुम दोनों की जिंदगी में कितना जहर घोल दिया है। उसकी बात पर शोभित हंस पड़ा। मेरी मासी ने सच बताया था, तुम दोनों का चक्कर था और अब तुम दोनों मेरी माँ जैसी मासी को बदनाम करना चाहते हो। विकास ने अपना मोबाइल निकाला और शोभित के सामने कर दिया। अपनी बकवास बंद करो और यह देखो, जिसे तुम चरित्रहीन कह रहे हो वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी मसीहा थी। यह वीडियो मैंने इसलिए बनाया था ताकि तुम्हें दिखा सकूं कि तुम जिंदगी के कितने मुश्किल वक्त से गुजरे हो और बाद में अपनी जिंदगी सुधार सको। इतना कहकर विकास ने वह वीडियो चला दी जो उसने अस्पताल में बनाई थी। वीडियो में इश्ता प्रियर रूम में बैठी रो रो कर शोभित की जिंदगी की भीख मांग रही थी। कभी वो उसके पैर दबा रही थी और कभी उसे होश में आने की विनती कर रही थी। विकास
ने भर्राई आवाज में कहा, जब तुम कोमा में थे और तुम्हारी यह मासी तुम्हें मनहूस कहकर छोड़ गई थी, तब इस लड़की ने तुम्हारी सेवा की। इसने रात रात भर जाकर तुम्हारा ख्याल रखा। मैं अपने बिजनेस के सिलसिले में शहर से बाहर था, मेरा उससे कोई संपर्क नहीं था। तुमने एक हीरे को ठुकरा दी शोभित, एक हीरे को ठुकरा दी शोभित। तुमने उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है विकास की बात पर। और वो वीडियो देखकर शोभित के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। जिस लड़की को वो 30 साल से गलत समझ रहा था, वो बेगुनाह और पवित्र थी। उसके कानों में इश्ता की सिसकियां और उसकी मासूम सफाई गूंजने लगी। उसे अपनी मासी की साजिश और अपनी अंधी नफरत पर गुस्सा आने लगा। उसके हाथ से मोबाइल गिर गया और वह वहीं फर्श पर घुटनों के बल बैठ गया। हे भगवान, यह मैंने क्या कर दिया? मैंने एक मासूम को इतना सताया। मैंने अपनी मोहब्बत को अपने ही हाथों से खो दिया। मुझे माफ कर दो विकास। विकास, मुझे माफ कर दो, विकास ने तुरंत उसे संभालते हुए कहा। शोभित, माफी मुझसे नहीं बल्कि तुम्हें अपनी पत्नी से मांगनी चाहिए। शोभित की आंखों से पछतावे के आंसू बहने लगे। वो पागलों की तरह उठा और भागकर गाड़ी में जा बैठा। उसका रुख सीधा इशिता के पुराने घर की ओर था। वो तेजी से गाड़ी चलाते हुए उसके पुराने मोहल्ले में पहुंचा। मगर जब वो उसके घर के दरवाजे पर पहुंचा तो वहां बड़ा सा ताला लटक रहा था। पड़ोसियों ने बताया कि वो लोग तो 2 साल पहले ही अपना सामान लेकर कहीं और चले गए हैं। यह सुनकर शोभित वहीं दरवाजे की चौखट पर सिर रखकर रो पड़ा। इशिता, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, चाहे मुझे पूरी दुनिया की खाक ही क्यों ना छाननी पड़े। मैं तुम्हें मना कर ही दम लूंगा। और फिर इशिता के नए घर का पता लगाने में उसे 1 मिनट भी नहीं लगा और वो दी गाड़ी हवा से भी तेज दौड़ाने लगा। उसका रुख सीधे उस किराए के घर की ओर था जहां इशिता पिछले 2 सालों से रही थी। शोभित का दिल सीने में हथौड़ों की तरह धड़क रहा था और उसकी आंखों से पछतावे के आंसू लगातार बह रहे थे। उसे बार बार इशिता को वो मासूम चेहरा याद आ रहा था जिसे उसने इतना दुख दिया था। जब वो उस मोहल्ले में पहुंचा और गाड़ी इशिता के घर के बाहर रोकी तो वहां भी एक अजीब सी वीरानी फैली थी। वहां भी दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लटक रहा था। शोभित ने पागलों की तरह दरवाजा खटखटाया मगर कोई जवाब नहीं आया। तभी पड़ोस की एक औरत बाहर निकल कर आई। यहाँ रहने वाले लोग कहाँ गए? औरत ने कहा, बेटा, वो लोग बहुत परेशान थे। कल रात ही अपना सामान बांध लिया था और आज सुबह सुबह बस अड्डे की तरफ निकल गए हैं। शायद शहर छोड़कर जा रहे हैं। यह सुनते ही शोभित को लगा जैसे उसकी सांस रुक जाएगी। उसने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। गाड़ी मोड़ी और बस अड्डे की ओर दौड़ा दी। वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहा था, मुझे मेरी मोहब्बत से दूर मत करना, मुझे माफी का एक मौका दे दो। वो ट्रैफिक सिग्नल तोड़ता हुआ बस अड्डे तक पहुंचा जहां मुसाफिरों की भीड़ और शोरगुल अपने चरम पर था। शोभित गाड़ी छोड़कर भागता हुआ अंदर आया। उसकी नजरें हर तरफ इशिता को ढूंढ रही थी। उसका 3 पीस सूट अस्त व्यस्त था, बाल बिखरे हुए थे और वह किसी बिजनेस टकून के बजाय एक लुटा हुआ मुसाफिर लग रहा था। वह हर प्लेटफॉर्म पर भाग रहा था कि अचानक उसकी नजर एक कोने में बेंच पर बैठी इशिता और उसके दादी पड़ी जो अपने पुराने सामान के साथ बस का इंतजार कर रहे थे। इशिता सिर झुकाए रो रही थी। शोभित एक पल भी बर्बाद किए बिना उसकी तरफ भागा और जाते ही इशिता के कदमों में बैठ गया। इशिता, जो आंसू पोंछ रही थी, अपने पैरों के पास किसी को बैठा देखकर हड़बड़ा कर खड़ी हो गई और जब उसने शोभित को देखा तो उसके मुंह से हैरानी और डर के मारे एक सिसकारी निकल गई, जबकि शोभित बच्चों की तरह फूट फूट कर रो रहा था। और उसने इशिता के पैर पकड़ लिए। इशिता, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूं। मैंने तुम पर बहुत जुल्म किया। भगवान के लिए मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। मैं अंधा हो गया था।
विकास ने मुझे सब सच बता दिया है कि तुमने मेरी खातिर क्या क्या कुर्बानियां दी हैं। मैंने तुम्हें गलत समझा, जबकि तुमने तो मेरी जिंदगी बचाई। मुझे एक मौका दे दो, मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी संवार दूंगा। इश्ता हैरानी और सदमे में उसे देख रही थी, जबकि उसके दादा दादी भी शोभित की हालत देखकर दंग रह गए थे। इशिता ने तड़प कर अपना पैर पीछे खींचा और रोते हुए बोली, अब बहुत देर हो चुकी है शोभित, आपने मेरे किरदार पर कीचड़ उछाला, मुझे जलील किया। क्या आपकी माफी के दो शब्दों से सब कुछ इतनी आसानी से ठीक हो जाएगा? अब मैं आपके साथ नहीं जा सकती, मेरा दिल टूट चुका है, बस आने वाली है, हमें जाने दीजिए। शोभित तेजी से उठा, उसका हाथ थाम लिया और जिद भरे अंदाज में बोला, हरगिज नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा। अगर तुम गई तो मेरी लाश पर से गुजर कर जाना होगा। मैं मानता हूं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मगर अब मैं तुम्हें अपनी नजरों से दूर नहीं होने दूंगा। दादाजी दादी जी, आप लोग गवा रहिए, मैं इश्ता को रानी बनाकर रखूंगा। बस मुझे एक मौका दे दे। शोभित की आंखों में ऐसा जुनून और विनती थी, इश्ता के दादा का दिल पिघल गया। उन्होंने इश्ता के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा इसे माफ कर दो। इसकी आंखों में सच्चाई और भगवान भी माफ करने वालों को पसंद करता है। इश्ता ने रोते हुए अपना चेहरा फेर लिया, मगर शोभित ने उसकी खामोशी को उसकी रजामंदी समझा और उसका हाथ मजबूती से थाम लिया। इश्ता ने शोभित के महल जैसे घर जाने से साफ इनकार कर दिया। इसीलिए शोभित उन्हें लेकर वापस उसे किराए के छोटे से घर में आ गया जहां इश्ता पहले रहती थी। घर पहुंचकर शोभित ने अपना कोट उतारा, आस्तीनें चढ़ा ली। वो इश्ता के पीछे से किचन में गया और पानी मांगा। इश्ता ने उसे पानी का गिलास दिया और सख्त अंदाज में बोली, यह घर शोभित चौधरी की शान के लायक नहीं है। ना तो यहाँ एसी है और ना ही नरम मुलायम बिस्तर। यह छोटा सा कमरा आपको काटने लगेगा, तो बेहतर है आप अपने महल जैसे घर में वापस चले जाएं। शोभित ने पानी पीकर गिलास रखा, और मेरा सुकून किसी महल में नहीं बल्कि तुम्हारे कदमों में है। इश्ता, तुम जहां रहोगी मैं भी वहीं रहूंगा, चाहे यह झोपड़ी ही क्यों ना हो। इश्ता ने मुंह फेर लिया और अपने काम में लग गई, मगर दिल ही दिल में उसकी यह बात उसे थोड़ी सी अच्छी लगी। दादा दादी भी शोभित का यह बदला हुआ रूप देखकर खुश थे। उन्हें यकीन हो गया था कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अगले कुछ दिनों तक शोभित ने इशिता के नखरे उठाए। अगले कुछ सवेरे उठकर मोहल्ले की दुकान पर जाता और वहां से नाश्ता लेकर आता, अपने हाथों से नाश्ता बनाता और वहां से नाश्ता लेकर आता, अपने हाथों से नाश्ता बनाता। मगर इशिता अभी भी पिघलने का नाम नहीं ले रही थी। वो उसे और तड़पाराम नहीं ले रही थी। वो उसे तड़पाना चाहती थी, ताकि उसे एहसास हो कि उसने उसके दिल को कितनी बुरी तरह दुखाया है। एक शाम घर में सन्नाटा था। दादा दादी पास के मंदिर गए हुए थे और घर पर सिर्फ इशिता और शोभित थे। इशिता किचन में खड़ी रात के खाने के लिए आटा गूंद रही थी। उसके बाल ढीले से जुड़े में बंद थे, सौबे ढीले से जुड़े में बंधे थे और चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। शोभित, जो कब से मौके की तलाश थी, और वो पूरी तरह आटा गूंदने में मगन थी। शोभित पीठ उसकी तरफ थी। शोभित धीरे धीरे चलता हुआ उसके बिल्कुल पीछे आकर खड़ा हो गया और अचानक उसे अपनी मजबूत बाहों के घेरे में भर लिया। उसने इशिता को पीछे से जकड़ लिया और अपना चेहरा उसकी गर्दन के पास ले आया। इस्ता बुरी तरह चौंक गई और खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, मगर शोभित की पकड़ लोहे की तरह सख्त थी। छोड़िए मुझे। क्या कर रहे हैं आप? इस्ता ने घबराकर कहा और अपनी कोहनी उसके पेट में मारने की कोशिश की, मगर शोभित ने उसकी कमर को और भी कसकर पकड़ लिया। तुम मेरी बीवी हो, मेरा हक है तुम पर। शोभित की आवाज धीमी और भारी हो गई। उसने अपनी ठोड़ी इस्ता के कंधे पर टिका दी। इस्ता के हाथ आट से भरे हुए थे, इसलिए वो उसे ठीक से धक्का भी नहीं दे पा रही थी। शोभित ने शरारत से उसका आटे वाला हाथ पकड़ लिया और उसकी उंगलियों को अपने होठों से लगा लिया। इशिता की सांसें अटक गई। शोभित, प्लीज हटिए,
मुझे गुस्सा आ रहा है, उसने कांपती आवाज में कहा। मगर शोभित उस पल में पूरी तरह खो चुका था। उसने इशिता को अपनी, अब दोनों आमने सामने थे। इशिता की पीठ किचन के काउंटर से लगी थी और शोभित उसके करीब झुका हुआ था। उसने उसकी आंखों में देखते हुए धीमे से कहा, अभी भी नाराज हो? कब तक तड़पाओगी अपने इस दीवाने को? देखो मैं तुम्हारे प्यार में कितना बदल गया हूं। फिर उसने अपना गाल इशिता के आटे वाले हाथ से छुआ लिया, जिससे उसके चेहरे पर आटा लग गया। इसके बाद उसने वही गाल धीरे से आगे करते हुए इशिता के गाल पर भी लगा दिया। अब तो मान जाओ यार, देखो हम दोनों एक ही रंग में रंग गए हैं। इशिता ने जब उसकी आंखों में सच्चा प्यार और अपनापन देखा तो उसका दिल धीरे धीरे पिघलने लगा। शोभित ने झुककर उसकी गर्दन एक गहरा और प्यार भरा स्पर्श रख दिया, जिससे इशिता की टांगे बेजान होने लगी। उसने पूरी ताकत जुटाई और शोभित को जोर से धक्का दिया, दूर रहिए मुझसे। शोभित चौधरी, आपको क्या लगता है कि आप दो चार मीठी बातें करेंगे और मैं सब कुछ भूल जाऊंगी? इतनी आसानी से नहीं मानूंगी मैं। शोभित पीछे हट गया और मुस्कुराकर अपने हाथ ऊपर उठा दिए। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा इशिता। जब तक तुमने, मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा, मगर मैं तुम्हें मना कर ही रहूंगा। इशिता गुस्से से मुंह फुलाए पैर पटकते हुए किचन से बाहर निकल गई, मगर उसके दिल की धड़कन अब भी तेजी से चल रही थी। अगले दिन शोभित सुबह सवेरे तैयार हो गया और इशिता के पास आकर बोला, चलो तैयार हो जाओ, हमें कहीं जाना है। इशिता ने हैरानी से पूछा, कहाँ? शोभित का चेहरा गंभीर था। एक बहुत जरूरी काम बाकी है, चलो मेरे साथ। इशिता खामोशी से उसके साथ गाड़ी में बैठ गई। कुछ देर के बाद गाड़ी एक ऐसे घर के सामने रुकी जिसे इशिता अच्छी तरह पहचानती थी। यह शोभित की मासी का घर था। तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? मैं उस औरत की शक्ल भी देखना नहीं चाहती। शोभित ने उसका हाथ थाम लिया। डरो मत इशिता, आज हिसाब चुकाने का दिन है। वो उसे लेकर अंदर दाखिल हुआ। पूजा जी लॉन में बैठी चाय पी रही थी। शोभित को देखकर वह खुशी से उठी। अरे शोभित बेटा तुम। मगर जब उनकी नजर शोभित के साथ खड़ी इशिता पर पड़ी तो उनका चेहरा उतर गया। शोभित ने इशिता का हाथ छोड़ा नहीं, बल्कि और मजबूती से थाम लिया और मासी के सामने जाकर खड़ा हो गया। मासी, मैं यहाँ आपसे मिलने नहीं आया, बल्कि आपको यह बताने आया हूँ कि आपने मेरी जिंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपने एक पवित्र लड़की पर इल्जाम लगाया, मेरे दादाजी को धोखा दिया और मुझे अंधेरे में रखा। आपको शर्म आनी चाहिए। पूजा जी कुछ बोलना चाहती थी, मगर शोभित ने हाथ उठाकर उन्हें कुछ भी बोलने से रोक दिया। बस अब एक शब्द नहीं, आज आपको इस लड़की से माफी मांगनी होगी जिसे आपने धक्के देकर घर से निकाला था, वरना मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरी मासी हैं। पूजा जी भी शोभित का गुस्सा देखकर कांप गई। वह जानती थी कि शोभित क्या कर सकता है। वो रोती हुई आगे बढ़ी और इशिता के सामने हाथ जोड़ दी थी। किसी की बातों में आ गई थी। मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। इशिता ने एक नज़र शोभित को देखा, जिसकी आंखों में उसे अपने लिए इज्जत और गर्व नजर आया। उसने मासी से कुछ भी नहीं कहा, वो सिर्फ खामोश रही। एक ऐसा इल्जाम जिसने उसकी जिंदगी को तन्हा कर दिया था। उसके लिए उन्हें माफ कर देना बिल्कुल भी आसान नहीं था, लेकिन उसके दिल में उनके लिए नफरत भी नहीं थी। शोभित ने शिता का हाथ थामा और गर्व से कहा, आज के बाद मेरा और आपका कोई रिश्ता नहीं। ये मेरी बीवी है और मेरी इज्जत, और जो इसकी इज्जत नहीं करेगा वो मेरी जिंदगी में नहीं रह सकता। वो इशिता को लेकर वहां से निकल गया। इशिता को लगा जैसे उसके कंधों से एक भारी बोझ उतर गया हो। शोभित ने उसे वो सम्मान दिलाया जिसकी वो हकदार थी। मासी के घर से लौटे समय इशिता मासी के घर से लौटे समय शोभित इशिता को सीधे अपने चौधरी हाउस लेकर आया था, क्योंकि अब कोई रुकावट बाकी नहीं थी। दादा और दादी भी उनके साथ थे। घर पहुंचकर शोभित ने इशिता से कहा, आज से यह घर, यह जिंदगी तुम्हारी है। उसकी बात पर इशिता हल्के से मुस्कुरा दी।
शायद यही उसका खामोश और प्यारा सा इकरार मोहब्बत था। रात का वक्त था, मौसम भी करवट ले चुका था। आसमान पर काली घटाएं छा गई और तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश होने लगी। इश्ता अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ी बारिश को देख रही थी कि अचानक बिजली की जोरदार कड़क के साथ पूरे घर की लाइट चली गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। इशिता थोड़ी घबरा गई और सिमट कर बेड पर बैठ गई। शोभित जो पास ही था तुरंत कमरे में आया। उसके हाथ में एक मोमबत्ती थी जिसकी हल्की रोशनी में उसका चेहरा बहुत शांत और सुकून भरा लग रहा था। इशिता ने जैसे ही शोभित को देखा एकदम बेड से उठकर खड़ी हुई और घबराकर उस गले से लग गई। शोभित, मुझे डर लग रहा है। लाइट क्यों चली गई? शोभित ने मोमबत्ती साइड टेबल पर रखी और इशिता को अपनी बाहों में भर लिया। डरो मत मेरी जान, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें कभी अंधेरों में नहीं छोड़ूंगा। शोभित ने उसके बालों को सहलाया और उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया। इशिता की आंखों में नमी उतर आई। शोभित ने अपना माथा उसके माथे से लगा दिया और बेहद मोहब्बत भरे शब्दों में बोला, मुझे एक मौका दे दे। बोला, एक मौका दे दो इशिता। मैं सारी जिंदगी तुम्हारे हर आंसू का हिसाब अपनी मोहब्बत से चुकाना चाहता हूँ। बस मुझे अपने दिल में थोड़ी सी जगह दे दो। इशिता, जो पहले ही उसकी मोहब्बत और पछतावे को देख चुकी थी, अब और विरोध ना कर सकी। उसने रोते हुए अपना सिर शोभित के सीने पर रख दिया। मैं आपको माफ कर रही हूँ शोभित, क्योंकि मैं भी आपके बिना अधूरी हूँ। शोभित ने यकीन और खुशी से उसका चेहरा ऊपर उठाया और उसकी भीगी लंबी घनी पलकों को छू लिया। वो बारिश वाली रात उन दोनों के मिलन की गवाह बन गई। दोनों के बीच मौजूद सारे शिकवे और गलतफहमी बारिश के पानी की तरह बह गए। इश्ता के मानते ही शोभित की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। उसने इश्ता को गोद में उठाकर बेड पर बिठाया। तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूं। वो बाहर गया और कुछ हद के बाद वापस आया। उसके हाथ में खूबसूरत गिफ्ट पैक था। यह तुम्हारे लिए है, मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा। इशिता ने पैकेट खोला तो उसमें एक बेहद खूबसूरत काले रंग का नाइट गाउन था जो कि बहुत ही स्टाइलिश और बोल्ड था। उसे देखकर इशिता शर्म से झिझक गई, मगर शोभित की आंखों में सच्चाई देखकर वो इनकार ना कर सकी। वो बाथरूम में जाकर तैयार हुई। जब वो बाहर निकली तो शोभित कुछ पल तक उसे देखता रह गया। खुले बालों में वो बेहद सुंदर और सादगी भरी लग रही थी। शोभित धीरे धीरे उसके पास आया और उसे अपनी बाहों में समेट लिया। उसकी नजरें इशिता के चेहरे पर ठहर गई। आज की रात हमारे नए विश्वास और साथ की रात है इशिता। अब हमारे बीच कोई दूरी नहीं रहेगी। उसने झुककर इशिता के कंधे पर इसने से स्पर्श किया और उसे अपने करीब कर लिया। यह स्पर्श किसी तूफान से कम नहीं था, जिसमें सालों की जुदाई का दर्द और मोहब्बत की मिठास थी। इशिता ने अपने बाजू शोभित के गले में डाल दिए और खुद को पूरी तौर पर उसके हवाले कर दिया। शोभित उसे बिस्तर पर उसके हवाले कर दिया, उसकी गर्म बिस्तर पर लिटाकर उसके ऊपर झुक कर रही थी और उसके हाथ इशिता के वजूद के हर नाजुक हिस्से को छू रहे थे। बाहर बारिश बरस रही थी और अंदर मोहब्बत की आग भड़क रही थी। शोभित ने इशिता को वो सारी मोहब्बत और खुशियां दी जिसका वह इंतजार कर रही थी। ये एक बेहद जुनूनी और जज्बाती मिलाप था जिसमें दो आत्माएं एक हो गई थी। सुबह की पहली किरण तक वो एक दूसरे की बाहों में सिमटे रहे और यह रात उनकी जिंदगी की सबसे हसीन यादगार रात बन गई। और अब उनके बीच कोई गलतफहमी नहीं थी, सिर्फ इश्क था, जुनून था और एक खूबसूरत फ्यूचर था जो उनका इंतजार कर रहा था। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना। ऐसी और रोमांटिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई और रोमांटिक सी कहानी के साथ।